मुझे इस इंडस्ट्री में 32 साल हो गए, मैंने एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई, लेकिन आज भी मुझे फिल्म बनाने को क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? मुझे बजट कम करना आता है। हमने तो वासेपुर बनाई, मैंने अपनी फीस छोड़ दी ना। ओह माय गॉड। हम लोग ऐसी फिल्म बनाते हैं जब हमें मालूम है कि ये फिल्म कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाली। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सबने मेरे को बोला तुम पागल हो गए। मैंने कहा नवाजुद्दीन किस एंगल से करेगा ये? What is the lesson you have learned after Bombay Velvet? My instinct, my conviction is what I'll always follow. I'll not listen to anybody. My thing is, मुझे फ्रीडम चाहिए एक तरह की फिल्म बनाने का। अगर आपको चाहिए मैक्सिमम फ्रीडम, आपका बजट मोस्ट कंट्रोल्ड होना चाहिए। जब हम मसान बना रहे थे, मनीष मुंद्रा आए थे दृश्यम के, तो किसी बजट पे एग्री कर गए। तो मैंने रैंडमली मैंने कहा आधा काट दिया, इतने बनेगी फिल्म। People are excited when corruption sets in because money makes the mayor go. करप्शन ना होने देना, उसके लिए बहुत जरूरी है हम सब इंडिविजुअल रहे। मैं बहुत क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसिंग में बंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल काम करूंगा। आपको प्रोड्यूसर बनने के लिए अच्छा बिजनेसमैन होना जरूरी है। एवरी डे हैंडलिंग ऑफ मनी इज नॉट माई स्ट्रेंथ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिएटिव। क्वीन में था, स्टूडियो का फेथ ही नहीं था। अच्छा, दैट्स द ओनली फिल्म वेयर आई हैव सैट डाउन ऑन द एडिट। आई गॉट द फिल्म फेयर फॉर एडिटिंग। ये साहस कहाँ से आया कि मैं अलग टाइप की फिल्म बनाऊंगा, ईडीएम चेंज कर दूंगा? मैं कुछ चेंज करने नहीं आया था। हमें मालूम है कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही एक जजमेंट की जगह नहीं है। अगर होती तो मेरा करियर तो 25 साल पहले खत्म हो गया। तो फिल्में जो है ना एक समय के बाद भी प्रॉफिटेबल हो जाती है। यूटीवी की फिल्म डिज्नी के टाइम प्रॉफिटेबल हुई। ये तो लेसन होना चाहिए प्रोड्यूसर्स के लिए। कोई भी फिल्म बनाओ, जितने लगे उससे 1 रुपया ज्यादा कमाए बस। ये गाली गलौज वो फैशन हुआ आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो क्यों? बिकॉज उसमें गाली गलौज खामखा नहीं थी, बहुत रियलिस्टिक थी। हमारे नॉर्थ इंडिया में गाली जो है ना अटैक करने के लिए नहीं होते, इट्स अ एक्सप्रेशन। वो जो सीक्वेंस है मनोज बाजपेयी का, जाता क्या रे पहलवान, चल। जब सक्सेसफुल फिल्में बनाने का श्योर शॉट फॉर्मूला था हैप्पी फिल्में बनाना, इन्होंने डार्क फिल्में बनाई एंड डार्क फिल्म्स विच वर सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। जब लोग बड़े बजट की, बड़े स्टारकास्ट की फिल्में बना रहे थे, इन्होंने रैंक न्यू कमर्स के साथ फिल्में बनाई एंड अगेन सक्सेसफुल फिल्में। बतौर डायरेक्टर तो इन्होंने फिल्म मेकिंग का गेम चेंज किया, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर भी ही हैज़ बीन अ गेम चेंजर इन मोर वेज देन वन। लेट्स वेलकम अनुराग कश्यप। अनुराग, वेलकम टू गेम चेंजर्स विद कोमल। नमस्ते जी। आप गेम चेंजिंग प्रोड्यूसर हैं इन सो मेनी वेज, और फिर सडनली आप बोलते हैं मैंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, मुझे सिर्फ डायरेक्टर राइटर रहना है। व्हाई? मैं तो आया था फिल्म बनाने, प्रोड्यूसर बनने आया नहीं था। अर्ली 2000 मतलब मिड 2000 में क्या हुआ, यूटीवी दे बिकेम प्रोड्यूसर्स, उन्होंने आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर बनाया। उन्होंने बनाया मींस दे यूज्ड टू ऑफर कि लाइक नो तुम एक काम करो, इस फिल्म को ऐसे कंट्रोल में रहो, तुम आधा प्रोड्यूसर बन जाओ, तो इतना परसेंटेज ले लो। तिग्मांशु धुलिया, दिबाकर बैनर्जी, नीरज पांडे, अनुराग कश्यप, हम लोग सब लोग प्रोड्यूसर ऐसे बने हैं जैसे मैं आमिर और देवडी पे प्रोड्यूसर बना। वो यूटीवी ने हम लोगों को प्रोड्यूसर बनाया कि हम लोगों को प्रोडक्शन आता नहीं था एक्चुअली। और यूटीवी का क्या फायदा था कि आपको फी फिर कम मिलेगी, बजट भी कम हो जाता था और ये फी भी कम हो जाती थी और शेयर मिलता था फिल्म में। लेकिन वो क्या जो भी था वो रोनी सुरवाला का माइंड था। बट एंड इट वर्कड वेल। नो, इट वर्कड वेल इन अ वे दैट एक चीज जो हमको फायदा हुआ, जो फिल्म का जो फाइनल कट था उसका कंट्रोल हमारे पास था, तो हम अपने तरह की फिल्म बना पाते थे। कंट्रोल डायरेक्टर के हाथ में नहीं, प्रोड्यूसर के हाथ में रहता है। जनरली बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, मेरे साथ नहीं हुआ है, बट जनरली ये प्रोड्यूसर के हाथ में हुआ है। मेरे साथ एक ही बार हुआ है जब मेरी फिल्म का बजट बहुत बड़ा था, बॉम्बे वेलवेट। क्योंकि फिर बाद में फिल्म नहीं रहती, वो ओपनिंग पे फोकस करती है। तो यानी फाइनल एडिट आपके हिसाब से नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ उसमें, क्योंकि फिल्म का बजट इतना ज़्यादा था, ओपनिंग पे फोकस था, लंबी फिल्म थी ऑलमोस्ट 3 घंटे की, और लोग शो के हिसाब से देखते थे। अगर इतनी बड़ी लंबी फिल्म है तो कम शो मिलेंगे, ज़्यादा शो मिले, ओपनिंग ज़्यादा मिले। तो कैंची चल गई, और तो वो कैंची चलवानी पड़ती है, बिकॉज उसमें क्या फिर हर आदमी एक तरफ होता है और मैं अकेला। तो आपको लगता है वो फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर, ये कारण था? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने वही फिल्म बनाई जो मैं बनाना चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट में। वो फिल्म कम बजट में भी बन सकती थी, वो बहुत कम बजट में बन सकती थी। तो ये करप्शन क्यों आ गया आपके दिमाग में? ये मेरे दिमाग में नहीं है, मैं कभी उसमें घुसता नहीं हूँ फिल्म के बजट में या प्रोडक्शन में, बिकॉज मैं बहुत लो बजट में बनाता। ये क्या होता था ना कि हमने बनाई थी एक के बाद एक देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, और दुनिया बोलती है यार तू इतने कम पैसे में ऐसी फिल्म बना देता है, सोच अगर तेरे को बजट मिले और स्टार मिले तो तू क्या करेगा।
अब दुनिया ने देख लिया मैंने क्या किया। दैट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि टाइट बजट वाली फिल्में ही आप अच्छी हाँ, बनाते उसके बाद से मैंने बजट कंट्रोल नहीं, माय थिंग इज मुझे फ्रीडम चाहिए एक तरह की फिल्म बनाने का। ओके हाँ, बिकॉज मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता, मैं केटर करने के लिए फिल्म नहीं बनाता। तो मुझे मालूम है अगर मैं जो बना रहा हूँ और अगर वो नई तरह की चीज़ है, तो अगर मेरा बजट कंट्रोल्ड होगा मेरी फ्रीडम ज़्यादा होगी। और ये मैंने बाहर के फिल्म मेकर्स से सीखा है। अच्छा। ये प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, हाँ हाँ ये यूनिवर्सल है। अच्छा ये यूनिवर्सल है। हाँ। आप एज अ फिल्म मेकर अगर आपको चाहिए मैक्सिमम फ्रीडम, आपका बजट मोस्ट कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी फिल्म लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुंचाने के लिए, उसको मासी बनाने के लिए आपको डम डाउन करना पड़ता है। और क्या है कि अगर आपको चाहिए कि आप डम डाउन नहीं करो तो भाई बजट कम करो, फालतू खर्चे मत करो, 5 स्टार में मत रहो, बनाओ अपनी फिल्म, लेकिन नुकसान किसी और का ना। सी फिल्म मेकिंग जो आर्ट फॉर्म है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है आर्ट क्रिएट कर रहे हो लेकिन किसी और के पैसे पे। और जब आप पैसे देने वाले होते हैं, मतलब हाँ। बतौर प्रोड्यूसर, तो फिर आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? मैं बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, माय प्रिंसिपल इज मिनिमल। फिल्म बनाने के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए आपको? कैमरा, बस। मैं कहा मैं आपको कैमरा दे रहा हूँ। हाँ, और मैंने ये सीखा बनाते हुए ब्लैक फ्राइडे या सब कुछ। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है सेट खड़ा करने के, और देश के नियम कानून है, अगर मेरा कैमरा ज़मीन पे नहीं उतरा तो मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं कैमरे को ज़मीन पे नहीं उतारूंगा, मैं कैमरे को गाड़ी में रखूँगा, कहीं रखूँगा, छुपा के रखूँगा, और फिर सारा शहर मेरा सेट है। अच्छा, तो बीएमसी, पुलिस, किसी की परमिशन नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि नियम कानून ऐसे है ना कि हम लोग ने क्या, जब ब्लैक फ्राइडे बना रहे थे तो हमें 93 का बॉम्बे क्रिएट करना था। सही। और 2003 में स्टार टीवी आ गया था, जी टीवी आ गया था। जो शहर की जो स्काईलाइन है वो होर्डिंग से कवर थे, मोबाइल फोन्स आ गए थे, और 93 में ये सब कुछ भी नहीं था। करेक्ट। तो हमें वो रिक्रिएट करने के लिए हम ऐसे देख ही नहीं सकते थे। और दूसरा क्या था, हमारे पास इतना बजट नहीं था। फिल्म हम लोग बनाते थे सिनेमा पे, कैंस पे, कैंस का बजट दिया जाता था, आपको इतने कैंस में फिल्म खत्म करनी है। कहानी है, 2 टेक से ज़्यादा हम ले नहीं सकते थे, रेशियो 1:2 था। तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता था। और चाहिए हमको चावड़ी बाजार में शूट कर रहे हैं, यहाँ शूट कर रहे हैं, वहाँ शूट कर रहे हैं, परमिशन लेने जाए और सब कुछ करें तो हमारा तो सारा बजट वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कैमरा छुपा के शूट करना, लो बजट में शूट करना, प्लस आप जब भी लो बजट में फिल्म बनाएं, आप ऑडियंस के सामने हर स्क्रीन पे तो कह नहीं सकते हमारे पास पैसे नहीं थे। तो पिक्चर नहीं लो बजट लगनी चाहिए। आपका बजट लो है लेकिन पिक्चर लो बजट नहीं लगनी चाहिए। तो ये सब हमने तब सीखा, कैसे शूट करें, जूम लेंस पे शूट करें, कैमरा ज़मीन पे नहीं रखें। हम जाते थे लोकेशन पे, घर में देखते थे कहाँ परमिशन लें, फिर वो वॉन्टेज पॉइंट अच्छा है, वहाँ 500 रुपये दे के आपके घर पे खिड़की पे कैमरा रख सकते हैं क्या। तो हम लोग ऐसे काम करते थे। तो वो जो है लो बजट फिल्म मेकिंग, प्लस ऐसे टाइम पे नए तरह की जब फिल्म बनाते जो किसी को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मिड डे ने प्रोड्यूस की थी ब्लैक फ्राइडे। सही बात है। करेक्ट। उन्होंने इकलौती फिल्म बनाई है ब्लैक फ्राइडे। करेक्ट। हाँ, तो प्रोड्यूसर्स भी जनरली क्या होता था कि हम लोगों को प्रोड्यूसर की तरह सोचना पड़ता था कि मैक्सिमाइज योर मिनिमल मनी दैट यू हैव। तो ये ट्रेनिंग जो हमको शुरू से सर्कमस्टांसेस की वजह से मिली थी, क्योंकि हम ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसको सिनेमा समझा ही नहीं जाता था। तो इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद फिर प्रोडक्शन क्यों छोड़ दिया? नहीं, प्रोडक्शन मैंने छोड़ा क्योंकि मैं रियलाइज़ किया कि मैं कंपनी में रह के उतना नहीं कर सकता हूँ जितना इंडिविजुअली कर सकता हूँ। 10-15 साल लग गए ये समझ। 3 कंपनी बंद की। 3 कंपनी बंद होने के बाद, AKFPL, फैंटम, गुड बैड फिल्म्स, 3 कंपनी बंद होने के बाद समझ में आया कि प्रॉब्लम क्यों होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अब मैं कहता ना, लाइफ में हम लोग ने प्लान तो था नहीं कुछ, डिज़ाइन था नहीं कुछ, एक मुकाम पे पहुंच गए। 2013 का समय ऐसा था कि सडनली जो है वासेपुर, अगली, उस समय तक लंच बॉक्स बन गई थी AKFPL में, पेडलर्स, ये सो, ये देश में ना पावर लिस्ट बनती है, इंडिया टुडे पावर लिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस पावर लिस्ट, मेरे ब्लॉग्स, मेरे ओपिनियंस, मेरा नाम सब पावर लिस्ट में आने लगा। तो बहुत बंदूकें मेरे कंधे से चली हैं। सी, एंड ऑफ द डे तो मैं क्रिएटिव आदमी हूँ,
एंड ऑफ द डे मेरा प्रोड्यूसर बनने का रीज़न क्या था कि नए तरह की फिल्में बने जिससे एक वैरायटी आए। हाँ, जब वैरायटी आती है तो उससे क्या होता है कि जैसे हम फार्मूला फंस जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फार्मूला एक टाइम तक चलता है, उसके बाद वही गिरता है, सही बात है, ऑन देम वो गिरता है। करेक्ट। हाँ, जब नए नए तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या है ना, पता नहीं क्या वो करे, और प्लस रिस्क फैक्टर है। मुझे बिना पैसे के, कम पैसे की फिल्म बनाना सीख लिया था मैंने। तो वो जो ना, जब पावर लिस्ट में नाम आने लग गया तो हमारा फैंटम बिगड़ा हो गया, सब हो गया, बहुत कुछ मेरे नाम पे होता था। आप जो है आज गूगल पे मेरा नेटवर्थ चेक करिए तो रिलायंस फैंटम का कंबाइंड नेटवर्थ अकेले मेरे नाम पे। और मतलब कहाँ है पैसे? तो वो क्या था कि बहुत कुछ होता था, बहुत डिसीजंस लिए जाते थे, लेकिन एक्टर्स, टैलेंट, ये सब लोग ना वो कैसे खींच के आते थे मेरे नाम में कि आदमी ऐसी चीज़ें सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ पोजिशनिंग है। मैं थोड़ी ना यहाँ पे पोस्टर बॉय बनने आया था या प्रोड्यूसर बनने, मैं फिल्म बनाने आया था। चीज़ें अपने आप होती हैं, चीज़ें होते होते ऐसे पॉइंट पे पहुँच गई कि मैं ऐसे सामने से खड़ा, मैं अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे पता नहीं चला, मेरे पीछे लाइन लग गई। मैं सेंसर बोर्ड से लड़ रहा हूँ, मेरे पीछे लाइन लग गई, सडनली पता चला फाइटर मैं हूँ। मैं कहा मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, मैं थोड़ा सबके लिए लड़ रहा था। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की है। ओके। कि सर पे इतने एक्सपेक्टेशन थोप दे जाते हैं ना। तो जब मैं प्रोड्यूसर बना तो मुझे अब क्या है कि आपको प्रोड्यूसर बनने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन होना ज़रूरी है, जो आप अपने आप को नहीं समझते हैं। मैं नहीं हूँ। मैं फिल्म मेकर हूँ और अच्छी फिल्में एनेबलर हूँ। वो भी एक फिल्म प्रोड्यूसर का काम है। हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर का काम है। मगर सिर्फ वहां तक सीमित है आपकी, हाँ, आपकी मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है मैं टैलेंट पहचान लेता हूँ। चाहे वो एक्टर्स का टैलेंट हो या किसी का राइटर भी, का हो। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, किसी का भी टैलेंट पहचान लेता हूँ। हाँ, हाँ। मैं और मापदंड क्या है आपका? इंस्टिंक्ट है, पता नहीं क्यों इंस्टिंक्ट है। हाँ। और दूसरा क्या है कि मैं मेंटरिंग कर सकता हूँ अच्छी। मेरा सक्सेस रेशियो एज अ प्रोड्यूसर इज मच हायर देन अ सक्सेस रेशियो एज अ डायरेक्टर। सही बात है। हाँ? बिल्कुल। मेरे को चीज़ें पहचानने में अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं मुझे कमर्शियल सिनेमा समझ में नहीं आता है। तो मैं बैठ के एडिट पे बैठ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कैसे कास्टिंग करना। मुझे लोग इतनी इज्जत तो देते हैं कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ अगर आपको स्टार चाहिए, वो चाहिए। लेकिन मैं एक अलग तरह का काम करता हूँ एज ए फिल्म मेकर, बट एज ए प्रोड्यूसर मैं आपको एम्पावर कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ वहाँ पे है। एवरी डे हैंडलिंग ऑफ मनी इज नॉट माई स्ट्रेंथ। बट आपने कहा कि मैं मेंटरिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। मेंटरिंग बतौर प्रोड्यूसर टैलेंट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल्सो, हाँ, बतौर प्रोड्यूसर मैं टैलेंट भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आपने एक बहुत अहम हिस्सा आपका उसको त्याग दिया बिकॉज यू स्टॉप्ड बीइंग अ प्रोड्यूसर। नहीं, आई एम स्टिल प्रोड्यूसिंग विद फिल्म्स। सो सी, ओवर द इयर्स मेरे को समझ में आ गया कि कौन आदमी है जो फिल्मों से उतना प्यार करता है जितना मैं करता हूँ। ओके। हाँ, मुझे समझ में आया। मुझे रंजन सिंह फैंटम के मार्केटिंग हेड थे, उन्होंने पीवीआर, आइनॉक्स इतने सारे सेटअप किए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। मैं कहा आप प्रोड्यूसर रहो, मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन हम अलग अलग रहेंगे। मैं इंडिविजुअल रहूँगा और फ्लिप फिल्म से प्रोड्यूसर रहेगा। तो हम लोग मैंने बहुत सालों के बाद तरीका समझा कि करप्शन ना होने देना या कोई भी चीज़ खराब ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सब इंडिविजुअल रहें। उससे हमारी सबकी जिम्मेदारी इंडिविजुअल हो जाती है। तो मैं जार फिल्म्स के अजय राय हैं, फ्लिप फिल्म्स के रंजन सिंह हैं। एक आदमी जो है सेट पर देखता है सबको, एक आदमी पैसा हैंडल करता है, और मैं जो हूँ क्रिएटिव हैंडल करता हूँ। तो उसमें जो है सबकी जिम्मेदारी इंडिविजुअल हो जाती है, स्टूडियो के लिए भी कंफर्टेबल रहता है। आपने अभी कहा कि सो दैट करप्शन डजंट सेट इन। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीपल आर एक्साइटेड व्हेन corruption sets in. Only thing they don't want to give it the name of corruption. Yeah. Because money makes the mayor go. Yeah. आप मेयर नहीं हैं, या मनी की भाषा नहीं समझते हैं, या पैसों से नफरत है, या उतना लगाव नहीं है। मेरे को जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाए काफ़ी है। यानी आपके नीड्स, वांट्स, डिजायर्स लिमिटेड है। खत्म, मतलब बहुत वो नहीं है। मुझे ना तो एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, ना मुझे बंगला खड़ा करना है। मैं वहीं रहता हूँ वर्सोवा गाँव में। मुझे बहुत खुश हूँ मैं वहाँ पे, और बेंगलोर में शिफ्ट हो गया हूँ, और ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री से दूर हूँ। लेकिन मैं काम लगातार कर रहा हूँ, काम करना बंद नहीं हुआ है। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? एक।
कौन सी? जो मैं अपनी बेटी से शेयर करता हूँ, महिंद्रा। क्योंकि मेरे दोस्तों ने ऑडी खरीदी, मर्सिडीज खरीदी, जब बारिश आती है फ्लड हो जाता है, बंद हो जाती है। हाँ, और उसको ठीक कराने में इतना पैसा लगता है, इसके आधे दाम पे मेरी महिंद्रा आती है। महिंद्रा का शोरूम, मैं महिंद्रा के अलावा मैंने कभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी। यू नो, आप इस इंडस्ट्री में हैं जिसका नाम शोबिज है। शोबिज से मिलता जुलता शो ऑफ भी होता है। शो इट ऑन स्क्रीन ना। माय थिंग इज लेट्स शो इट ऑन स्क्रीन। तो हम लोग रिस्की फिल्म भी बनाते हैं ना, हम लोग ऐसी फिल्म बनाते हैं जो हमें मालूम है कि ये फिल्म कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाली, लेकिन ये फिल्म बनाना जरूरी है। जरूरी है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ये फिल्म जो है हमेशा जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट होने के बजाय कई बार एक्सप्रेशन भी होती है और कई बार समाज को आईना भी दिखाती है। अच्छा। हाँ, और इस तरह की फिल्म जो है जो जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो स्टार पैदा करेगी, उसमें बड़े एक्टर्स आते भी नहीं है, तो कम बजट में ही बनती है। मुझे बजट कम करना आता है, ये मैंने सीखा है और लोगों को सिखाया है। कम पैसे में मैक्सिमाइज कैसे करो, एज ए बतौर प्रोड्यूसर मैं लोगों को ये सिखाता हूँ। मैं उनके बजट काटता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल, जब हम मसान बना रहे थे, मनीष मुंद्रा आए थे दृश्यम के, एंड उन्होंने आंखों देखी बनाई, दृश्यम फिल्म आंखों देखी बनाई थी। उनको एसोसिएट करना था तो किसी बजट पे एग्री कर गए। मैं कहा ऐसे कैसे कर सकती है, किस तरह की फिल्म है? तो मैंने रैंडमली कहा आधा काट दिया। मैं कहा इतने में बनेगी फिल्म। मैंने कहा लेकिन आप बिना सोचे समझे, मैं क्या सोचे समझे नहीं, अगर इतने में फिल्म नहीं बना सकता फर्स्ट टाइम का फिल्म मेकर, हाँ, तो फिर वो तो आगे जाके फैल जाएगा, उसको तो सब कुछ, और बनी उतने में फिल्म। तो नीरज घेवान आपसे नाराज हुए? नहीं, शुरू में झटका खाया, हाँ, बट उसने जाके कितनी सुंदर फिल्म बनाई। ऑफ कोर्स बनाई, लेकिन आपसे नाराज हुए क्योंकि आपने अक्सर ऐसे डायरेक्टर को लगता ना यार ये इसने आके मेरा बजट ही काट दिया। नहीं, वो लगता है कि पहली फिल्म में ऐसा होता है, जरूरी है। उसके बाद आप बजट अर्न करते हो। माय थिंग इज, अगर आपने कम में बनाना नहीं सीखा और सब कुछ आपको तश्तरी में परोस के चाहिए, हाँ, तो आपने अर्न नहीं किया। फिर आप आगे जाके इतना फैल जाओगे कि आप वेस्ट करोगे। वेरी नाइस। और मेरा मायना ये है कि मुझे इस इंडस्ट्री में 32 साल हो गए, मैंने एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई है, लेकिन आज भी मुझे फिल्म बनाने को क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि प्रोड्यूसर का नुकसान मिनिमाइज्ड होता है। मतलब मेरी फिल्म अगर नहीं चली और प्रोड्यूसर को नुकसान, और प्रोड्यूसर को इमीडिएट बॉक्स ऑफिस नुकसान भी हुआ, तो नुकसान ऐसा होता है कि वो हाथ का महल है, उतना ही हो। सिर्फ बॉम्बे लट में बड़ा नुकसान हुआ, उसने मेरे को सिखा दिया। क्योंकि उसमें बजट बड़ा था। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल बजट इतना बड़ा नहीं था। सही बात है, मगर ओरिजिनल बजट बहुत कम था। हाँ। लेकिन स्टूडियो आ गया, एम्बिशन मेरे चारों तरफ आ गया। तो कितनी गुना बढ़ गया बजट? 28 से 90। 28 करोड़ का बजट 90 करोड़ बन गया, यानी 3 गुने से ज्यादा। हाँ, और स्टूडियो ने भी खरीद लिया और सब कुछ हो गया। फिर मेरे को जस्टिफाई करने के लिए मैंने 28 के हिसाब से जो 7 साल की रेकी की थी कि फिल्म को मैं कैसे बॉम्बे तोड़ के बनाऊंगा टुकड़ों में, जैसे अनुराग बासु ने बर्फी बनाई थी, करेक्ट, कंट्रोल बजट में। सडनली अब जस्टिफाई करने के लिए सेट बनाना पड़ा। सेट बनाने के स्टूडियो बना श्रीलंका में, सब कुछ हो गया। मर्सिडीज में हम लोग सेट पे जाते थे, सडनली रिक्शे से मर्सिडीज में आ गए। सडनली वहाँ रिसोर्ट बना दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो द थिंग इज, एक पॉइंट पे हम भी बिलीव करने लगे कि शायद हम सोच नहीं रहे हैं वैसा, हम कर सकते हैं। लेकिन फिर रियलाइज किया कि तो फिल्म मेकिंग के दौरान आप नहीं समझे कि चीटिंग चल रही है? नहीं, फिल्म पे खर्चा होना चाहिए। मैं ये बात बिलीव करता हूँ, उसके पहले भी बिलीव करता था। उस एक एक्सपीरियंस के बाद वापस मेरा बिलीफ और स्ट्रांग हो गया कि जितना आपने खर्चा किया उसका 3 गुना या 4 गुना फिल्म पर्दे पे दिखना चाहिए। यू नो, आप इतने कॉन्सेंशियस इंसान हैं, आपका ज़मीर कैसे नहीं जागा जब आपने 28 का 90 करोड़ वाला बजट होते हुए देखा? नहीं, मैं 1.5 साल तक रुका। हाँ, मैंने पुश कर दी फिल्म थोड़ी। हाँ, मैंने अगली बनाई बीच में। हाँ, बिकॉज मैं पहले हजम नहीं कर पाया। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली हजम कैसे हुई ये बात? क्योंकि मैंने सबसे बात की। उस समय ऐसा कोई नहीं था इंडस्ट्री में जिससे मैंने बात ना की हो। मतलब करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, किसको फोन नहीं किया मैंने।
मैंने कहा यार ये तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबने मेरे को बोला तुम पागल हो गए हो, करो, करके देखो, ये करेक्ट है, बड़े एक्टर के साथ करो। मेरे पास छोटा एक नया एक्टर था, उसका नाम था रणवीर सिंह। उसमें किसी का फेथ नहीं था, किसी का फेथ नहीं था। उसको बड़े डायरेक्टर्स, यही डायरेक्टर्स उसको ट्रेडमिल बुलाते थे। ट्रेडमिल क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है। ओह हाँ, उन्होंने कहा पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन दिस बेटर। और रणबीर इज अ फैंटास्टिक एक्टर ऑल्सो। तो रणवीर बाहर हुए। रणबीर से रणबीर तक पहुंचने में मुझे 1 साल लगे, मेंटली, इमोशनली। मैंने बीच में अगली बनाई। मैंने इसलिए अगली बनाई बिकॉज मैं थोड़ा इमीडिएटली हजम नहीं कर पाया। और रणबीर इज ऑल्सो डेडिकेटेड। मुझे लगा कोई मतलब सच डेडिकेटेड एक्टर। तो मुझे लगा मैं ही गलत हूँ, और ये गलत हूँ, ये पूरी इंडस्ट्री ने मेरे को बोला कि जो लोग तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहे हैं सब सही है, स्टूडियो एक्सपीरियंस है, तू ही है जो डरता है बड़े बजट की फिल्म बनाने से, तू ही है जो डरता है बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाने में, तू ही है जो डरता है। आई ऑल्सो बॉट इन टू इट ना। What is the lesson you have learned after Bombay Velvet? My instinct, my conviction is what I'll always follow. I'll not listen to anybody. उस दिन के बाद आपने किसी की बात मैंने नहीं कभी मानी? किसी की नहीं सुनी, कभी किसी की नहीं सुनी। विनीत कुमार सिंह के साथ मुक्काबत बना रहे थे, स्क्रिप्ट सबको पसंद थी, सबने कहा बड़ा एक्टर आ सकता है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, हम किसी को भी ला सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को कम से कम पैसा दो, मैं उतने में बनाऊंगा। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा फिर नहीं मिलेगा विनीत कुमार सिंह के साथ। मैंने विनीत कुमार सिंह बोला देख, बॉक्सिंग शूट करना एक्सपेंसिव काम है, अगर तो बॉक्सर नहीं बना तो तेरे साथ फिल्म नहीं बन सकते। तो चला गया सब कुछ बेच बाज के बॉक्सर बनना। तो मैंने उसको बॉक्सिंग रिंग में एक्चुअल बॉक्सर्स के साथ डाला, और हमने रियल टाइम में बॉक्सिंग शूट की। तो फिल्म की सारी बॉक्सिंग 2 दिन में खत्म हो गई। दैट्स हाउ यू सेव मनी। यू प्रिपेयर सो मच दैट यू डोंट स्पेंड ऑन थिंग्स विच इज, आई कॉल इट वैनिटी, फीडिंग द वैनिटी ऑफ एन एक्टर। लवली। और ये जो है मेरी ट्रेनिंग, ये मैं सबको इम्पार्ट करता हूँ। और मुझे मालूम है 1-2 फिल्म का सब कन्वीनियंस ढूंढने जाएंगे, और मैं जाने देता हूँ। तो माई थिंग इज आई एम एन एनेबलर, प्लस मैं लाइफ एक्सपीरियंस से एज ए प्रोड्यूसर आपको सब कुछ बता सकता हूँ। उसके बाद मुझे मालूम है एक दिन आप जाओगे वहाँ पे जहाँ पे आपको आपकी बॉम्बे वेलेट मिलेगी। हाँ, मतलब यू ठेका तो नहीं ले सकते आप, ठेका नहीं ले सकते, किसी का नहीं ले सकते, मगर एनेबल करते हैं जहाँ तक एनेबल करता हूँ। बिगिनिंग में एनेबल करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 50 लाख में भी फिल्म बनाते हैं और 50 करोड़ तक में भी बनाते हैं, बट हमारा रेंज ये है 50 लाख to 50 करोड़। एंड आई नीडेड समबडी हु कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस मैं बहुत क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसिंग मैं बंद नहीं करूँगा, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल काम करूँगा, मैं एज ए कंपनी नहीं बनाऊँगा। क्योंकि कंपनी जब भी बनती है ना, तो कंपनी में क्या होता है कि लोग आपको बेचते हैं, मतलब मुझे बेचते हैं। हाँ, मुझे जो आपको गवारा नहीं है, जो मुझे गवारा नहीं है। बंदूकें मेरे कंधे से चलती हैं, और क्या होता है बहुत सारी चीज़ें पीछे होती हैं जो मुझे पता ही नहीं चल पाती। जब मैं इंडिविजुअल हो जाता हूँ तो वो जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। बट डजंट इट गिव यू हाई, मेरे नाम से इतना चीज़? मैं तो यहाँ फेमस होने ही नहीं आया था, मैं फिल्म बनाने आया था। मेरा प्यार फिल्म से है। मुझे तो बड़ी चिड़ होती है, मैं तो एज एन एक्टर, बतौर एक्टर अपनी शक्ल नहीं देख पाता स्क्रीन पे। मुझे 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 नाम से वो तो क्या है ना कि इंडस्ट्री को जब किसी ने एक बार 2010-11 की बात है, किसी ने बोला यार तुम जो ना नए सिनेमा के पोस्टर बॉय हो। ऐसे किसने बोला? तो बोलता नहीं ऐसा है। तो कैसे किया तुमने? मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपको पोस्टर बॉय चाहिए था, आपने मुझे बना दिया। सी द थिंग इज, मैं तो यहाँ फिल्म, मैं तो सोचा नहीं था कि इतनी फिल्म बनाऊंगा। मैं तो एक फिल्म बनाने आया, मैं कि किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में घुसूं। और आई एंडेड अप मेकिंग मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म कंपेयर टू माई पीयर्स एंड माई, जो मेरे साथ साथ फिल्म मेकर शुरू हुए। ऐसे क्योंकि मैं वेट में, मुझे स्टार का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बजट इतना कंट्रोल्ड है, और कंसिस्टेंसी ऑफ कास्टिंग इतनी स्ट्रांग रही है कि अब लोग कास्टिंग पे भी क्वेश्चन नहीं करते, और बजट कंट्रोल्ड होता है, तो मुझे वो फ्रीडम मिल जाती है। मेरी फिल्म बहुत जल्दी ग्रीन लाइट हो जाती है। बाकी लोगों को वेट करना पड़ता है बड़े स्टार के लिए। लोग वेट ही करते रह जाते हैं, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक फिल्म बनती है, 5 साल बाद एक फिल्म बनती है, क्योंकि उनको जब तक स्टार नहीं मिलता, तब तक कंफर्ट नहीं मिलता, उतने पैसे नहीं मिलते हैं। माई थिंग इज आई विल मेक अ फिल्म एवरी ईयर, बिकॉज मुझे मालूम है कम पैसे में कैसे फिल्म बनाना है। मुझे मालूम मेरे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं,
चाहे कोई भी सवाल कर ले, देखने के बाद सबके माइंड पलट जाते हैं। सही बात है। फ्लैशबैक टू द टाइम व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री, ये साहस कहाँ से आया कि मैं अलग फिल्म बनाऊंगा, अलग टाइप की फिल्म बनाऊंगा, ईडियम चेंज कर दूंगा? मैं कुछ चेंज करने नहीं आया था। अच्छा। मैं चेंज करने आया ही नहीं था। हाँ हाँ। मैं अपनी फिल्म बनाने आया था। हाँ हाँ। मुझे जब मैंने ऐसा सिनेमा देखना चालू किया, बड़ा तो मैं हिंदी सिनेमा में, वो बड़ा तो मैं सलीम जावेद और बच्चन साहब की फिल्म पे, वो करेक्ट। कहानियां मैं लिखता था लेकिन छुपा के रखता था, क्योंकि लगता था कि आप जो करना चाहता ना, वो तो शायद, क्योंकि हर बार जो है कोई कहानी लिखी स्कूल में काउंसलर के पास भेज दिया जाता था। तो लगता था कि कुछ गड़बड़ है, तो छुपाता था। जब मैंने ऐसा सिनेमा देखना चालू किया दुनिया भर का, मैंने कहा ऐसा सिनेमा दुनिया भर में बन रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा? जब मैंने देखा कि ये भी सिनेमा हो सकता है, तब मैं बॉम्बे आया। तो आए उस लेते, और मिला कौन मुझे? राम गोपाल वर्मा। और राम गोपाल वर्मा क्या कर रहे थे? सत्या। सारे ही न्यू कमर्स, एक भी बम्बई ने एक बिहारी को भीखू मात्री बना दिया, हाँ, एक हैदराबादी को सत्या बना दिया, हाँ, सौरभ शुक्ला जो है कल्लू मामा बन गए। कोई बॉम्बे का नहीं था, और सारे न्यू कमर्स उसमें, कैमरामैन से लेके पूरा क्रू। तो मैंने वो मैजिक होते हुए देखा है, 3 साल जिया है। वो मेरा स्कूल था, और बहुत कुछ सीखा, छोटी छोटी चीजें सीखी। रामू जी ने मेरे को बोला, एक हमारे फिल्म में एक्टर, उन्होंने फिल्म सक्सेस होते ही घर ले लिया। रामू ने कहा खत्म। मैं क्यों बोलो सर? बोलता इसकी EMI डिक्टेट करेगी इसकी लाइफ की चॉइसेस। क्या बात है। हाँ, मैं तब समझ में आया, मैंने कहा EMI कुछ भी, किराए के घर में रहूंगा, लोन नहीं लूंगा। ये सब जो लाइफ के जो नियम बने ना, महिंद्रा जब आई तब आई, महिंद्रा आई, ऐसी गाड़ी नहीं खरीदूंगा जिस पे मेरी जिंदगी टिकी रहे, ऐसी चीजें नहीं करूंगा जो मेरे लाइफ चॉइसेस डिसाइड करे। और हमने वैसे ही फिल्में बनाना शुरू की। एज ए बतौर प्रोड्यूसर, मेरी पहली फिल्म थी आमिर। UTV ने वो स्क्रिप्ट पसंद आई। नया डायरेक्टर था राजकुमार गुप्ता, नया डायरेक्टर था। सही बात है। उन्होंने कहा इतने में फिल्म बनानी है। राजीव खंडेलवाल टीवी का एक्टर था। वो फिल्म 1.5 से भी कम में बनी, और उस फिल्म में एक दिन के लिए राजकुमार जब बड़ा शूट कर रहा था, सेकंड यूनिट डायरेक्टर के लिए मैं गया। अच्छा। हाँ, मैं गया सेकंड यूनिट डायरेक्टर के लिए। तो हम लोग को हर एंगल से पैसे बचाने थे, कम से कम में मैक्सिमाइज करना था। और राजकुमार मेरा फर्स्ट एडी था ब्लैक फ्राइडे में, जब हमने ये सब चीज़ें की थी। तो आमिर भी वैसे ही शूट हुई। और अल्फोंसो जो कैमरामैन थे, वो जूम लेंस पे दूर से कैमरा लगा के शूट करते थे ताकि बम्बई दिखे, फिल्म बड़ी लगे। और हम वो थी, मेरे को UTV ने उस पर प्रोड्यूसर बनाया, फिर DVD पे बनाया प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बन गया था। मुझे लगा हाँ, ये अच्छा तरीका से फ्रीडम मिलती है। तो प्रोड्यूसिंग वहाँ से चालू हुई, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमाइज करना आता था। एट द सेम टाइम स्टूडियो जो था वो डरता था नई चीज़ों से। ए वेंसडे बन के रेडी थी, लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं की। UTV ने रिलीज, हाँ, रिलीज नहीं की, बैठे रहे। आमिर इतने कम बजट में सक्सेसफुल हुई। मैं कहा थीम जो है टेररिज्म का है, तो ए वेंसडे रिलीज हुई। आमिर रिलीज होने के बाद जबकि बनी पहले थी। वाओ। हाँ, सो आई रियलाइज इंडस्ट्री का फेयर जो है, स्टूडियो का फेयर क्या है? स्टूडियो का फेयर वही है कि लाइक पैसा जो है स्टूडियो का है, स्टूडियो के बॉस का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है। कोई अपनी जगह नहीं खोना चाहता, तो डिसीजन करेक्ट लेना चाहते हैं, ताकि वो उनका डिसीजन उनके जॉब पे रिफ्लेक्ट ना हो। तो जब आप कम बजट में जाओगे ना, उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा किसी को नहीं पता। Naturally, it is a very fragile industry, and a very speculative industry. Very speculative industry. So they don't buy your script or your idea. They buy into your confidence. They buy into your budget. जब आपको इतनी समझ है कि they buy into your confidence and into your subject, कभी चीटिंग की है? Try to be very confident, try to be very. नहीं, वो तो चीटिंग, वो तो बिलीफ के साथ, बॉम्बे में बिलीफ के साथ गए थे, बट उसके अलावा कभी नहीं। That's what I have taught, and that's why I have, because the reason to shut down and get out of 3 companies, because सबकी शुरुआत ऑनेस्टी में होती है। हर चीज़ की शुरुआत पैशन से होती है।
ऑनेस्टी और पैशन से होती, आई एग्री, लेकिन धीरे धीरे corruption हो जाता हाँ एग्जैक्टली वो करप्शन सेट्स इन हाँ करप्शन सेट्स इन देन व्हेन यू स्टार्ट, जब आपको लगता है ना कि से जब पहली ब्लॉकबस्टर आती है हाँ स्टूडियो में या फिल्म मेकर की लाइफ में, हाँ, और अकस्मात आते एकदम से, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हाँ हाँ, तो आपको लगता है यही है, मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया, मैं जानता हूँ ये फॉर्मूला है, फिर आप रिपीटेटिव हो जाते हो। तो पहली चीज़ आप रिपीटेटिव हो जाते हो, दूसरी चीज़ आप लिमिट कर देते हो खुद को और अपने स्टूडियो को भी। उसको तोड़ते रहना मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है। तो जब एक चीज़ चल जाती है, आप देखो हर कोई उसको रिपीट करता है, चाहे वो फिल्म मेकर हो चाहे स्टूडियो, और करता रहता है तब तक जब तक एक पॉइंट पे मुंह के बल नहीं गिरते। वो दिन आता है सबका, एक दिन वो दिन सबका आता है। और ये मैंने 32 साल इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने लोगों को उठते हुए देखा है, लोगों को गिरते हुए देखा है। तो इतना तो मुझे समझ में आया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे अभी आज तक नहीं मालूम, शायद किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं। क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे पता है। मुझे मालूम है कि पैसे किसी के लगे हैं, और ये मेरा पहला लेसन जो मैंने सीखा था, और वो भी जो बहुत बड़े आर्ट हाउस फिल्म मेकर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि कोई भी फिल्म बनाओ, जितने लगे उससे 1 रुपया ज़्यादा कमाए बस। किसने कहा था ये? इंगमार बर्गमैन। ओके, कि जो भी फिल्म बनाओ, जितने पैसे लगे उससे 1 रुपया ज़्यादा कमाए बस, तुम्हारी जिम्मेदारी वहाँ खत्म, तुम्हारी जिम्मेदारी वहाँ खत्म। उसके बाद कहाँ जाती है भगवान भरोसे। बट आपने ऐसी भी फिल्में बनाई हैं जहां पर 1 रुपया नहीं कमाया, लॉस हुआ। कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं जो ऑडियंस समझ ही नहीं पाई। करेक्ट। ये समझ आपको आई उस फिल्म के रनिंग के दौरान? मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा मेरी फिल्म तो वर्क नहीं कर रही, लेकिन प्रोड्यूसर मुझे मेरे पास फिर भी क्यों आ रहा है? कोई तो ऐसी एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड देयर इज अ डे आई रियलाइज, हम लोग ना उस समय जब इंटरनेट इतना बड़ा, सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं होता था, IMDb पे गए, मैं कहा जितना बॉक्स ऑफिस नहीं उससे ज़्यादा लोगों ने मेरी फिल्म को वोट किया है। कहीं तो देख रहे हैं। उसमें पायरेसी होती थी, सही, लोग इंटरनेट पे मेरी फिल्म देख रहे थे। करेक्ट। उस समय ये भी समझ में आया कि जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ या प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लोग देख तो रहे हैं। अब वो ऑडियंस जो है, ये वाली ऑडियंस है, ये फर्स्ट डे में लाइन में खड़े होने वाली ऑडियंस नहीं है। हाँ। ये वो ऑडियंस है जो पढ़े लिखे जो काम पे जाती है। वो फिल्म ज़रूर देखते हैं, लेकिन अपने समय से देखते हैं। लेकिन थिएटर का बिजनेस डेली का बिजनेस है। उनको 3 दिन पहले, 3 दिन जब लगता है कि फिल्म नहीं वर्क कर रही, वो उतार देते हैं। तो ये ऑडियंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये डाउनलोड करके फिल्म देखते हैं। लेकिन मेरी ऑडियंस है, और ये ऑडियंस जो है, ये फिल्म देखेगी ज़रूर कहीं ना कभी, कहीं ना कहीं। और इसी ऑडियंस में से कोई ना कोई आता है बतौर प्रोड्यूसर, जो मुझे बोलता है मेरे लिए एक फिल्म बनाओ। और जब यही पायरेसी कन्वर्ट होके एक OTT प्लेटफॉर्म बन गई, तो मैं सडनली देखा ये तो येलो बूट जैसी फिल्म भी वायरल हो रही है। जब आदि पुरुष नहीं वर्क की, तो रिटर्न ऑफ हनुमान के बारे में लोग बात कर रहे हैं। एक जनरेशन है जो देख के पड़ी, मुझे नहीं मालूम कहाँ देखी, या तो टीवी पे देखी या डाउनलोड करके देखी। 15 साल, 2007 की फिल्म, मुझे 2022-23 में पता चला कि सबने देखी है। वाओ। सो क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मेरी जो ऑडियंस है ना, ये अपने समय से फिल्म देखेगी। मेरे लिए नाइट शो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए छुट्टी के दिन शो इज इम्पोर्टेंट है। मेरी ऑडियंस तभी आती है, फर्स्ट डे लाइन लगा के सुबह 6 बजे नहीं आती। रजनीकांत की ऑडियंस मेरी नहीं है। आपको पहले अपनी ऑडियंस समझ में आ जाए, फिर उसके हिसाब से आप बैकवर्ड्स काम करो। आई स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड्स। मैंने अपने प्रोड्यूसिंग पार्टनर या स्टूडियो से पूछा, आप मुझे कितना पैसा दोगे अगर मैं ना आपको स्क्रिप्ट दूं, ना बताऊं कौन है इसमें, और आपको लगता है आप रिकवर कर लोगे। दिस इज 2016, पोस्ट बॉम्बे वाले, 3.5 करोड़। हाँ। आफ्टर 90 आई वेंट स्ट्रेट डाउन टू 3.5, बिकॉज मैं फंसना नहीं चाहता था। मैंने बहुत सारे फिल्म के दोस्तों को देखा है, अपने भाई, खुद के भाई को देखा है। जब आप बड़ी फिल्म बनाते हो और दूसरी बड़ी फिल्म बनाई, जब दूसरी बड़ी फिल्म बनाते हो और नहीं वर्क करती, आप फंस जाते हो। आप फिर एक पॉइंट प्रूव करने में लग जाते हो सारी जिंदगी, बड़ी फिल्म, बड़ी फिल्म, बड़ी फिल्म, बड़ी फिल्म, बड़ी फिल्म। तो आपके ब्रदर को आपने उस
एबिस में से निकाला नहीं? नहीं, वो इंडिपेंडेंट माइंड है, वो एक अलग इंडिपेंडेंट माइंड है। कोशिश की? वो अलग तरह से सोचता है। नहीं, हम लोग की सोच अलग अलग है। अच्छा। हम सिनेमा को अलग तरह से देखते हैं। Okay. वो तो शुरू से बिजनेस माइंडेड आदमी है, जिसको बिजनेस बहुत अच्छे समझ में आता है। वो शुरू से चीज़ों को कॉमर्स की तरह देखता था। तो सोच, मैं सिनेफाइल था, वो तो यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ने आया था। और जब मैं घर पे रहता था और मेरे पास कोई काम आता था करने के लिए, तो मुझे लगता था मैं नहीं करूँगा। वो नीचे आके डील कर, मैं करवाता हूँ। और खुद करता था मेरे नाम पे। मुझे पता भी नहीं चलता था। So the thing is like, this is 90s. So the thing is, he's a different person, he has a different thought process. I have a different thought process. My thing is, मुझे एक तरह का फिल्म बनाना सपोर्ट करना है। हम लोग ने जैसे अभी पिछले 20 दिन में ना, कम से कम नहीं तो निशांची इंक्लूड करके 5 से 6 फिल्म जो है, या तो रिलीज किए हैं या बाहर फेस्टिवल में डाली है। और बिना रंजन सिंह, उनकी कंपनी है फ्लिप फिल्म्स, उनका भी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रहा ना कि नाउ we are partners, but we are not in the same company. We are individuals. Correct. He has a company. So you are complementing each other beautifully. Yes, he has a company. I'm an individual. I'm only as an individual. Advantage ये है कि अब मैं कोई कंपनी नहीं चला रहा हूँ, ना मेरे कंधे पे चल रही है। समझ गया। रंजन सिंह कंपनी is his responsibility. जार अजय राय, he's a co-producer. It's his responsibility. My responsibility is creative. और आप इसमें बहुत खुश हैं? मैं इसमें बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चीज़ें पुश कर सकता हूँ। हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, मैं ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ, और मेरा कोई फ़ायदा उठा ही नहीं सकता क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। क्योंकि अब मैं फिल्म जो है सोच समझ के उसको बैक कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। मैं पार्टनर्स हम लोग चूज़ कर सकते हैं। आई कैन पार्टनर विथ निखिल अडवाणी, किरण राव, विक्रम मोटवानी टू एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड बिकॉज दे इनवाइटेड मी टू गेट स्टोलन रिलीज ऑन OTT. I'll partner with Gunit Monga to get Jugnunga released. As an individual, I can back Ranjan Singh to take the film to Venice. I'm not bracketed with same people. Different kind of films, different kind of support systems, different kind of individuals, and budgets. All are control budgets. The idea is like, support आप फिल्म को करने हो ना, तो my financial things are only on my films that I'm directing. Otherwise, I have writing and acting. So this enabling as a producer helps me that I can tell people how to cut down your costs. I can tell people how to navigate the system. कि जब छोटे बजट की फिल्म है, आपको इंटरनेशनली ऐसे सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जो वेनिस में बेस्ट डायरेक्टर जीती, और रंजन सिंह, आई कैन टेल रंजन सिंह कौन कौन बाहर है। फेस्टिवल जो है ना, फेस्टिवल फिल्म जो लोग बोलते हैं ना फेस्टिवल फिल्म बना रहे हैं, क्या होता है फेस्टिवल फिल्म? कुछ नहीं होता है। फेस्टिवल कोई ओलंपिक्स थोड़ी ना, मार्केट प्लेस है। आप फेस्टिवल में फिल्म इसलिए ले जाते हो क्योंकि आप उसको इंटरनेशनली बेच के मिनिमाइज कर सको, कि जब वो इंडिया में आए एटलीस्ट पार्ट रिकवरी हो चुकी होती है, प्लस उसका कॉस्ट इतना कम हो कि फिल्म पे बर्डन ना बने। ये मैंने सीखा है, ये मैंने उसकी कीमत चुकाई है सीखने की। तो मैं उधर धक्का दे सकता हूँ, आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इज ऑलरेडी ग्रीन, इन ग्रीन। इंडिया में रिलीज होने के पहले ही। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी स्टाइल ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, नॉट फिल्म डायरेक्शन, आपकी स्टाइल ऑफ फिल्म प्रोडक्शन या किस प्रकार की फिल्में आप ग्रीन लाइट करते हैं, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं और देयर इज नो जनरलाइजेशन? नहीं, हम सब हमारे थे कि हम अगर फिल्म कर रहे हैं 100 के हिसाब से देखें या 10 के हिसाब से देखें, तो अगर हम 7 फिल्में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टाइप की कर रहे हैं, 3 फिल्में हमारी जो हैं कमर्शियल भी होंगी, 3 फिल्में ऐसी भी होंगी जो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा, जो स्टूडियो बैक्ड होंगी, वैसी होंगी, और इतनी जो हम लोग ना बहुत लो कॉस्ट न्यू फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स ऐसे होंगे। तो हमारा और रंजन का डील यही है कि लाइक बिटवीन अस
विल हैंडल थिंग्स इन अ वे वेयर हम ये चीज़ को भी पुश कर रहे हैं, हाँ, और साथ में हम एक निशांची ऐसी फिल्म भी बना लें कि हम कुछ ऐसे भी कर रहे हैं जो स्टूडियो बैक्ड है, सो बैलेंस रहे. बिकॉज आई फील ओवर द ईयर्स व्हाट हैज हैपेंड इज, एक ही तरह की फिल्म जब बनती है ना तो सब सेकंड गेस करते हैं. प्रोड्यूसर सेकंड गेस करते हैं, स्टूडियो सेकंड गेस करते हैं, एंड इनफैक्ट स्टार सबसे ज़्यादा सेकंड गेस करते हैं जिनके फैन फॉलोइंग है. दे स्टार्ट सेकंड गेसिंग कि ऑडियंस को हमसे क्या चाहिए, तो वो रिपीट करते हैं अपने आप को, और रिपीट करते करते एक दिन वही ऑडियंस उनसे बोर हो जाती है. और सेकंड गेसिंग जो है ना, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन सेकंड गेसिंग एंड पर्सनल कन्विक्शन, आई विल चूज पर्सनल कन्विक्शन. बिकॉज जो डायरेक्टर के अंदर कन्विक्शन है वो फ्लॉप भी हो सकता है, वो गिर भी सकता है, लेकिन जिस डायरेक्टर के अंदर कन्विक्शन, जो भी वर्क करता है वो कन्विक्शन पे वर्क करता है, वो इंडिविजुअल कन्विक्शन पे वर्क करता है. तो माय थिंग इज, जो मेरे को आदमी लगता नहीं इसके अंदर कन्विक्शन है अपनी स्क्रिप्ट को लेके, मैं उसको बैक नहीं करता हूँ. और कन्विक्शन वाला है तो भले जो कन्विक्शन वाला है उसके चेहरे पे दिख जाता है, उसके एरोगेंस में हो, चाहे स्टबर्ननेस में हो, चाहे उसके आर्ग्यूमेंट में हो, उसको दिख जाता है कि उसको अपनी फिल्म क्लियरली दिख रही है. और आप ऐसी फिल्म को बैक करेंगे ही करेंगे. करूँ, मैं करूँगा मैं. और वो मतलब कई बार ऐसा भी लगता, कई बार कन्विक्शन जो है ना नकली भी होता है. सही बात है. हाँ, तो मुझे नकली और असली कन्विक्शन में फ़र्क करना आता है. तो मैं उसको बैक करूँगा. और क्या होता है कि जैसे खुद रहा हूँ ना, मैं अपने कन्विक्शन के लिए लड़े हैं. हमने तो वासेपुर बनाई, मैंने अपनी फीस छोड़ दी ना, क्योंकि स्टूडियो यूटी वाज प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म. उन्होंने कहा नवाजुद्दीन किस एंगल से करेगा ये रोल, आप बड़ा स्टार लेके आओ. उसके ऊपर इतनी पैसे, शूटिंग के 3 दिन पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी. मुझे समझ आया मेरा पूरा क्रू और एक्टर्स सब वहाँ वेट कर रहे हैं. उस समय हमारी फिल्म में जो मेरे को प्रोड्यूसर है सुनील बोरा, वो मिले. उनको फिल्म की स्क्रिप्ट भी पसंद थी और उनको गाना बहुत पसंद था. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. मैं बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ किसी से. वायाकॉम शुरू हो रहा था, विक्रम मल्होत्रा शुरू हो रहे थे. 2 दिन के अंदर नया स्टूडियो आ गया, बोला आप जाओ फिल्म बनाओ. क्या बात है. और कन्विक्शन के लिए, कन्विक्शन इतना था, मैंने कहा मैं अपनी फीस छोड़ दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्क करेगा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. हाँ. आप पंकज त्रिपाठी को लेकर थोड़े आप भी हिले हुए थे. यू डिड नॉट वांट टू कास्ट हिम. नहीं, हम पहले दूसरे एक्टर का सोच रहे थे. हाँ. जो पुणे में चले गए थे, वो पुणे में रजनीश आश्रम में चले गए थे. ओके. पंकज त्रिपाठी का काम तो देखा हुआ था मैंने, पर पंकज बहुत सॉफ्ट आदमी है. तो आपने सोचा आपके रोल के लिए सही नहीं होंगे. नहीं, ऑडिशन बहुत अच्छा था. मैंने उनके बारे में नहीं सोचा. पंकज ने पाउडर करके एक शो किया था, करेक्ट. मैंने उनके बारे में नहीं सोचा था. मेरे दिमाग में पंकज झा थे. अच्छा. हिज नेम सेक. हाँ, हिज नेम सेक. लेकिन वो पुणे के आश्रम में चले गए थे और हम लोग को शूट पे तुरंत जाना था. पंकज त्रिपाठी से मैं तब मिला था, और रियल लाइफ में बहुत सॉफ्ट आदमी है. यस ही इज. हाँ, और उनसे इस तरह का नेगेटिव रोल करवाना में हो ना, लेकिन उनकी आईज में ना खतरनाक बात है. बट हम लोग रोल जैसा करवा रहे थे उनसे. सॉफ्ट आदमी है, प्योर वेजिटेरियन, लाइक साधु आदमी. उनसे मैं कसाई का रोल करवा रहा हूँ, विच ही हिमसेल्फ इज वेरी अनकंफर्टेबल विथ. हाँ, प्लस मेरा जो प्रोसेस है उनके लिए बहुत ही नया था. वो सुनने आया कि उनको पता ही नहीं था उनका रोल क्या है और कैसे बन रहा है. और वो टीवी भी कर रहे थे, तो उनको बार बार जाना पड़ता था बॉम्बे, और फिर आना पड़ता था. उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है. तो वो हमेशा बोलते थे क्या कर क्या रहा हूँ मैं, मेरा क्या रोल बन रहा है, नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम. लेकिन उन्होंने बखूबी निभाया वो रोल. एक्सीलेंट जॉब इज डन. मतलब वो उन्होंने वो नेगेटिव रोल किया, वो रियल लाइफ में एकदम एक्सट्रीमली ऑपोजिट आदमी है. करेक्ट. तो हम लोग जिस कास्ट के साथ जा रहे थे, वो स्टूडियो को समझ में नहीं आता, यूटीवी को. बाद में वायाकॉम आया और फिल्म बनी. तो हम लोग क्या है ना, तब से मैं सीखता आया हूँ कि हम फिल्म बना रहे हैं, हम दांव खेल रहे हैं, और सामने अगर मैं, इफ आई डोंट पुट माई ओन समथिंग एट स्टेक, व्हाई वुड समबडी बिलीव इन. तो आई हैव मेनी टाइम्स इन माई लाइफ आई पुट माई ओन फीस एट स्टेक. मैं कहा मैं नहीं लूँगा, मुझे मेरे हिसाब से फिल्म बनाने दो. फिल्म पैसे कमाएगी तो देना.
दिस इज द रीजन व्हाई वी बिकेम प्रोड्यूसर्स, सही। कि फिल्म कमाएगी तो देना, नहीं कमाएगी मत देना। एंड व्हाट हैज आल्सो हैपेंड एंड वी लर्न व्हेन यूटीवी ने डिज्नी को सेल किया, हमने ऑल्सो रियलाइज किया कि हमारी फिल्म की शेल्फ लाइफ है। पिक्चर पैसे सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाती, करेक्ट। पिक्चर जो है अपने रिलीज के 10 साल बाद भी पैसे कमाती है। उड़ान बिकेम प्रॉफिटेबल इन 2018। ये तो लेसन होना चाहिए प्रोड्यूसर्स के लिए। अगर आपको कन्विक्शन है अपनी फिल्म में, डोंट सेल द नेगेटिव राइट्स, होल्ड ऑन टू इट। वो कब सोने की खान बन जाएगी, यू नेवर नो। हाँ नहीं, माय होल थिंग इज लाइक यूटीवी की फिल्म डिज्नी के टाइम प्रॉफिटेबल हुई, तो फिल्में जो है ना एक समय के बाद भी प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। और जिस फिल्म की शेल्फ लाइफ होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आई विल से many a box office hits that came alongside even Yellow Boots or Gangs of Wasseypur will not sell today. Nobody will watch them. But हमारी ब्लैक फ्राइडे से लेकर जो भी फिल्म है वो रीसेल होती रहती है। यानी 10 और 15 साल बाद भी प्रॉफिटेबल बन सकती है। 10 और 15 साल बाद भी प्रॉफिटेबल बन सकती है, रेलेवेंट रहती है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है अपने टाइम के हिसाब से। ये जो चीज़ है, इसलिए मैं वो निडर हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पे पैसे कमाना। ये तो सोशल मीडिया की देन है, ये तो गजनी से चालू हुआ है। गजनी के पहले कौन डिस्कस करता था बॉक्स ऑफिस? आप ट्रेड वालों को ही पता होता था किस फिल्म ने प्रॉफिट कमाया, किस फिल्म ने नहीं कमाया। गजनी ने जब 100 करोड़ का क्लब शुरू किया, तब आम जनता डिस्कस करने लगी बॉक्स ऑफिस। हाँ, तब तक नहीं होता था डिस्कस, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ट्रेड में सीमित थी बातें। ट्रेड में सीमित। पड़ोसन फर्स्ट रिलीज पे फ्लॉप हो गई थी, यस, राशि ने री रिलीज की तब चली। क्लासिक है आज तक। शोले वॉज रिटन ऑफ, कब पिकअप किया उसने, कब चली। अब वो जमाना नहीं रहा जो वर्ड ऑफ माउथ के लिए उतना टाइम मिले, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो गया। सिस्टम ऐसा हो गया, तो वो जमाना रहा नहीं। अब आपकी पहले वो फिल्म एक थिएटर में लगती थी और चलती थी, और वो थिएटर में जब पिकअप करना चाह रही होती थी तो दूसरे थिएटर में जाती थी, दूसरे शहरों में जाती थी। वो साइमल्टेनियस रिलीज तो था ही नहीं उस समय। साइमल्टेनियस रिलीज तो था ही नहीं उस समय। सही। उस समय के हम लोग पैदाइश हैं, हमें मालूम है कि वर्ड ऑफ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही एक जजमेंट की जगह नहीं है। अगर होती तो मेरा करियर तो 25 साल पहले खत्म हो गया होता। तो यू कंसिडर योरसेल्फ लकी कि आप इस दौर में आए? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड नॉट लाइक टू चेंज वन थिंग। Nothing about yourself or about your career. Nothing, because everything is a learning. Everything is a learning. सही, सही। फिल्म ना रिलीज हो वो भी लर्निंग है, फिल्म ना वर्क करे वो भी लर्निंग है। सही, कुछ ना कुछ सिखाती है हर चीज। हर चीज आपको कुछ सिखाती है और आप आगे ही जाते हो। लेकिन अगर आप इतने भूखे हो कि सिर्फ सक्सेस मिले, तो फिर जो है ना आप रुक जाते हो। फिर क्या है ना, आपको सक्सेस नहीं मिलती ना, वही चीज आपको खींचती रहती नीचे। सो सक्सेस का जो ट्रैप है ना, मैंने उसमें बहुत लोगों को फंसते हुए देखा है। और जब सक्सेस की आदत हो किसी को, फिर एक फेलियर भी उनको हिला देता है। मुझे फेलियर की आदत है। तो सक्सेस इज सरप्राइज फॉर मी। अनुराग, एक सवाल मुझे पूछना है आपसे। क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज अमंग द अर्लीस्ट फिल्म्स जिसने ये गाली गलौच, मेन स्ट्रीम सिनेमा फिल्म में डायलॉग्स में गाली गलौच यूज करके एक ट्रेंड? हिंदुस्तान को लगता है कि गाली गलौच मैंने इन्वेंट की। नहीं, आपने स्क्रीन पर इन्वेंट की है। स्क्रीन पे डाली नहीं, स्क्रीन पे तो सत्या में डाली थी पहली बार। उसके पहले बैंडिट क्वीन में थी पहली फिल्म, लेकिन गाली गलौच खोल के आई थी वो बैंडिट क्वीन। लेकिन वो फैशन हुआ आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो क्यों, ऐसा क्या जादू था? बिकॉज उसमें गाली गलौज खामखा नहीं थी, वो बहुत रियलिस्टिक थी। उसका एक सुर था, गाली गाली की तरह नहीं होती है। बट सत्या में भी रियलिस्टिक थी, हाँ, एंड बैंडिट क्वीन में भी रियलिस्टिक थी। उसमें गाली ह्यूमरस तरीके से सुर में थी। अच्छा। बिकॉज यू नो द थिंग इज, हमारे नॉर्थ इंडिया में गाली जो है ना, अटैक करने के लिए नहीं होते। करेक्ट, प्यार से भी गाली दी जाती है। वो प्यार से, एक दोस्त होता है ना, वो जो सीक्वेंस है मनोज बाजपेयी का, हाँ, जाता क्या रे पहलवान, चल। हाँ? तो वो प्यार से हटा रहा है ऐसे, करेक्ट, दुत्कार रहा है, वो गाली नहीं दे रहा है उसको। सही, सही, सही। सो द थिंग इज, इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर काइंड। उस तरह से यूज हुई थी, और उस समय थोड़ा सा लिबरल भी था सेंसर बोर्ड। और वो फिल्म जो थी, बिकॉज
इट मेड सो मच नॉइज इंटरनेशनली, देन सेंसर बोर्ड चीफ ऑल्सो सेड कि इस फिल्म को इंटैक्ट रहने दो, क्योंकि इसमें कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती। फिर बाद में जब वो ना OTT प्लेटफॉर्म आया, सब लोग कुछ नहीं है तो गाली डाल दो उसमें खराब हो गया। फिर हमने वही चीज़ जो है ना अंडू करने की कोशिश की, अभी निशान चाहिए। गैंग्स ऑफ वासीपुर की बात चली तो विकी कौशल उस फिल्म में आपके असिस्टेंट रहे? हाँ, असिस्टेंट था। असिस्टेंट था, श्याम जी का बेटा था। हाँ, श्याम कौशल जी का। हाँ, श्याम जी एक्शन कर रहे थे। उसको देखना था फिल्म कैसे शूट होती है। उसके अंदर शुरू से था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ फिल्म कैसे। बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती, बहुत यंग था, बहुत मेहनती था। लेकिन आपने उसमें फिल्म मेकर के स्पार्क देखे या बतौर एक्टर ही आप उसको देखते? नहीं, वो क्लियर था, उसको एक्टिंग करनी थी। और आपको कुछ जर्म्स नजर आए? नहीं, उसने उस सेट पे रह के बात समझी हाँ। कि एक्टिंग इज नॉट जस्ट लाइक कि मेरे को मौका मिल गया और मैं एक्टर बन जाऊं। उसने इतने सारे अच्छे एक्टर्स को देखा ना। फिल्म खत्म होते ही विकी कौशल ने थिएटर ज्वाइन किया। मानव कौल, कुमुद मिश्रा के साथ उसने थिएटर करना शुरू किया। वाह। उसने 2-3 साल जो है थिएटर को दिए। फिर उसके बाद नो वंडर ही इज शाइनिंग लाइक दैट। या उसने 2-3 साल थिएटर को दिए। उसने वो वैल्यू समझी उस चीज़ की, एक्टिंग क्या होती है और मेहनत क्या होती है। उसने उस समय दिया है उसको। मतलब तपा है वो रातों रात स्टार नहीं बना है, तपा है, तप के बना है वो तब के बना है। उसने सेकेंडरी रोल्स किया है। एक साल आया जब संजू भी रिलीज हुई, राजी भी रिलीज हुई, सब कुछ रिलीज हुई, मनमर्जियाँ भी आई, सब ना उसमें सारे सपोर्टिंग रोल्स थे और सारे सपोर्टिंग रोल्स शाइन किए एक साथ। तब किसी ने उसके ऊपर चांस लेके एक फिल्म बनाई। एंड दिस शुड बी अ लेसन टू मेनी न्यू कमर्स जो सोचते हैं हमको तो लीड रोल्स ही करने हैं और यही फिल्म में हमको लॉन्च चाहिए और ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। वो नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नथिंग कम्स इजी। नथिंग कम्स इजी। यू हैव टू सरेंडर टू इट, यू हैव टू सबमिट टू इट। मेरी बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे को, बहुत अच्छी चीज़ मेरे को एक, और बहुत ऑनेस्टली बॉबी देओल ने बोली। हाँ। मैं जब अपनी फिल्म बंदर के बारे में बात करने गया, और क्योंकि वो एक फेल्ड वन टाइम वंडर की कहानी है, तो उसने मेरे को बोला, उसको समझ में आया। उसने बोला मैं तो 5 साल का था, मुझे मालूम था मैं स्टार हूँ, और मैं बन गया स्टार। और एक दिन सब खत्म हो गया। एक दिन फ़ोन बजना बंद हो गया, किसी के फ़ोन नहीं आते थे, कुछ नहीं होता था। और मैं जुहू में निकलता था गाड़ी में, किसी भी बंगले में शूटिंग हो रही हो, वैनिटी वैन दिखती थी, लाइट दिखती थी, मेरे को या तो गुस्सा आता था, मैं रोने लग जाता था कि मैं क्यों नहीं अंदर हूँ। Oh my God. And it started affecting me so much. He said, Anurag, when I was 40-42, जब पहली बार किसी ने मुझे बोला, बॉबी तो एक्टिंग वर्कशॉप क्यों नहीं करता, बोला मुझे किसी ने ये बोला ही नहीं कि एक्टिंग सीखनी चाहिए। He says, तब जाके मैंने एक्टिंग सीखना शुरू किया। तब जाके मैंने स्टार ना बनने के बजाय कैरेक्टर रोल्स उठाए। उसने वो क्लास ऑफ 83 किया, लव हॉस्टल किया, आश्रम किया। बोलता मैंने आश्रम में ऐसा एक कैरेक्टर किया जो मैं खुद हूँ नहीं लाइफ में, जिससे मुझे खुद घृणा हो, लेकिन मैंने जब ऐसी चीज़ की मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना सेटिस्फैक्शन एक कैरेक्टर करने में है। एक आदमी जिसमें चरित्र हो, वो सिर्फ स्टार नहीं है। और ये बात इतनी लेट समझी है मैंने। बट जैसा कहते हैं, बेटर लेट देन नेवर। यस, लेकिन बाकी लोग नहीं सीखते, बहुत लोग नहीं सीखते। उनके लिए नेवर ही हो जाता है, क्योंकि आप दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। अगर मैं ये कहूँ, या दुनिया कहती है कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, आपके हिसाब से अगर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है तो प्रोड्यूसर क्या है? माँ है। माँ है। प्रोड्यूसर माँ है, डायरेक्टर माँ नहीं है। आई एम सेइंग ये जो रोल है ना, प्रोड्यूसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्टर की लाइफ में। हर डायरेक्टर की बेस्ट फिल्म तभी बनती है जब प्रोड्यूसर दीवार की तरह पीछे खड़ा होता है। ओके। प्रोड्यूसर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक डायरेक्टर की लाइफ में। मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में। जब आपका प्रोड्यूसर आपके अंदर पूरा फेथ रखता है ना, आप अच्छा काम करते हो, आप वो चीज़ें करते हो, आप फेयरलेस हो जाते हो। अगर आपका प्रोड्यूसर डरा हुआ है, उसके डर से आप भी डर जाते हो। आपने कहा मैंने सीखा है, मैंने महसूस किया है, तो उन फिल्मों के 1 या 2 फिल्मों के नाम लीजिए जहां पर आपको लगा कि आपका प्रोड्यूसर आपका नहीं है। मेरी जो भी फिल्में लोगों को अच्छी लगती हैं, हाँ। हाँ। उसमें मेरा प्रोड्यूसर बहुत अच्छा था।
नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। जहाँ प्रोड्यूसर अच्छा नहीं था, यू फेल्ट लेट डाउन बाय योर प्रोड्यूसर, बॉम्बे रेडी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सब डरे हुए थे, इंक्लूडिंग योर प्रोड्यूसर। सब डरे हुए थे उस फिल्म में कि ये फिल्म बहुत लंबी है, हीरो हीरोइन की एंट्री बहुत लेट हो रही है, उनकी बचपन की कहानी काटो, छोटा करो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा था, क्योंकि इम्पोर्टेंट फिल्म से ज़्यादा फ्राइडे की ओपनिंग और सैटरडे और संडे फिल्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हो गया था, इसलिए मैं घबरा गया था। आप घबरा गए वो तो ठीक है, वो तो फिल्म रिलीज पर घबरा गए। नहीं, रिलीज के पहले घबरा गया था। अच्छा, बिकॉज वो बर्डन आ चुका था। बर्डन आ चुका था, अकेले पड़ गया था, फिल्म कटवानी पड़ी, 25 मिनट निकालने पड़े। आपके हिसाब से अगर वो 25 मिनट रहते शायद तो पिक्चर चल जाती? मुझे नहीं मालूम चलती कि नहीं चलती, लेकिन इससे बेहतर फिल्म होती। इससे बेहतर होती शायद मुझे नहीं जानता, शायद इतना नुकसान ना होता, शायद इतना नुकसान नहीं होता, और मैं फेलियर ओन कर सकता। वो फिल्म मेरे लिए ट्रॉमा नहीं बनती। आई वुड हैव सेड इट्स माई ओन पर्सनल फेलियर। वो फिल्म ट्रॉमा नहीं बनती मेरे लिए, वो फिल्म मेरे लिए ट्रॉमा बन गई। Is it the worst experience of your entire career of 32 years so far? So far, yes, in the post production stage, not during the shooting. ऐसे में झगड़े भी होते थे? नहीं, झगड़े नहीं होते थे, it's just that क्योंकि आप बहुत आउटस्पोकन हैं। मैं बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चला गया था। क्या ना, इतनी नेगेटिविटी मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी, बिकॉज उसके पहले कोई हम पे इतना ध्यान नहीं देता था। हम गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रहे हैं, देवटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, किसी का फोकस हमारे ऊपर था ही नहीं। किसी का फोकस हमारे ऊपर नहीं था। हम लोग चुपचाप फिल्म बना देते और सरप्राइज की तरह आती थी फिल्म। उस फिल्म पे इतना ज्यादा फोकस था, इतना ज्यादा मीडिया में लिखा जाता था। जैसे हमने निशान जी बनाई ना, हमने किसी को बताया नहीं ना, किसी को पता ही नहीं था। किसी को पता ही नहीं था मैं क्या बना रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं मैं बंदर बना रहा हूँ, किसी को और पता ही आपने नहीं मैं 2 फिल्में बना दी, निशान जी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और बंदर 3 फिल्में बना दी मैंने। नहीं, निशान जी की भी 2 फिल्में हो दो गई। पार्ट है Exactly. और बंदर। मैं किसी को पता ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। इतना ज्यादा मीडिया टेंशन, सेट की फोटो लीक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बातें चालू हो गई हैं। Everything was affecting everyone, and because everyone around me was getting affected, I was getting affected. तो मीडिया इज अ बून और अ बेन अकॉर्डिंग टू यू? I think too much attention is a bane. टू मच अटेंशन इज अ बेन। ऐसे चुपचाप काम करो ना, आप काम कर रहे हो ना, फिल्म बना रहे हो ना। अभी मतलब ये तो है नहीं कि मम्मी आज खाने में क्या है, बेटा राजमा कौन से और कैसे बनाएंगे, मतलब वैसा तो नहीं है। हाँ, किस चीज़ की सब्जी बना रहे हैं, आलू गोभी। हाँ, और फिर देख रहे हैं कैसे बन रही है आलू गोभी। अब तो टेबल पे आते हो, बैठते हो, खाते हो, खाना सरप्राइज, अरे क्या बात है आज आलू गोभी बनाई। वो होना चाहिए ना। तो आई थिंक इज आई हैव डिसाइडेड, हम लोग चाहे जो बनाए, जो प्रोड्यूस करें, कुछ भी करें, शांति से करें, दूर होकर करें, हमें कुछ अटेंशन नहीं चाहिए। हम ना अनाउंस करते हैं ना लॉन्च करते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर में आपके हिसाब से किन किन एस्पेक्ट्स पर बदलाव आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? माय ओनली बिगेस्ट कंसर्न इज आप जो भी खर्चा करें वो पर्दे पे दिखे। एंड ये कितनी परसेंटेज ऑफ फिल्मों में दिखता है और कितनी परसेंटेज ऑफ फिल्मों आजकल में? बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ, हमने 4 से 5 करोड़ के बीच में मुक्का बस बनाई थी। यह है 2017 की बात। हम 8 साल बाद बैठे हैं, वही मुक्काबाज उसी तरह से उन्हीं लोकेशंस पे उन्हीं एक्टर्स के साथ आज 20 करोड़ से अंदर बना नहीं सकता हूँ। इतना बदलाव क्यों? क्योंकि बहुत फालतू के खर्चे आ गए, एजेंसीज जो आई हैं। एक तो हम जब जाते हैं प्रमोशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, एक तो सारे मीडिया हाउसेस के 4 सेक्टर्स खुल गए। आप जा रहे हो इंटरव्यू करने इंडिया टुडे में, तो इंडिया टुडे हिंदी है, इंडिया टुडे इंग्लिश है, इंडिया टुडे डिजिटल है, इंडिया टुडे टीवी है। वो 4 गुना बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, उस चीज़ का टाइम बढ़ गया। अब मेकअप एक डिपार्टमेंट होता है हमारे लिए, अब वो हर इंडिविजुअल पर्सन का अलग मेकअप पर्सन आने लग गया। हमने निशान जी बनाया, वहाँ तो एक ही डिपार्टमेंट था, 1 मेकअप पर्सन विद प्रोस्थेटिक्स विद 2 असिस्टेंट्स। उसने सब पूरी फिल्म का सबका किया, सबके अलग अलग नहीं आए। मैं वही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, करेक्ट। बट दूसरी फिल्मों में सबके इंडिविजुअल होते हैं।
हमारे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम एक वैनिटी वैन में सारे एक्टर शेयर करते थे, बाकी बाहर कुर्सी लगाते थे। और आजकल तो एक एक्टर के एक एक्टर के 3-3 वैनिटी वैन है, एक मीटिंग के लिए, एक रेस्ट करने के लिए, एक उसके असिस्टेंट्स के लिए, एक शेफ के लिए, अच्छा वो भी होता है, वो एक डीजे के लिए। तो नहीं मुझे मालूम, मैंने तो 3 तक सुना है। ना 5-6। हाँ तो वही बोलो टाइम्स एंड दीज आर द डिमांड्स कमिंग फ्रॉम एजेंसीज एंड प्लस यार मैं मुझे सेट पे मेरा एक्टर चाहिए, उसका मैनेजर क्यों आ रहा भाई, क्या जरूरत है भाई तेरी? हाँ तू क्यों साथ में बैगेज की तरह चला आ रहा है? हाँ और वो बैठ के डिसाइड कर रहा है आज इनको ये चाहिए वो चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे फिल्म नहीं बनाते थे ना। हम लोग फिल्म कैसे बनाते, हम कहीं भी जाते थे शूट करने, सब साथ में जाते थे, सब एक ही जैसा खाना खाते थे, एक ही तरह से रहते, जो भी होता था। लेकिन अभी इतनी अननेसेसरी डिमांड्स आती हैं। मैं एक एक्टर से बात कर रहा हूँ, मैंने एक एक्टर को बात की, मैसेज किया कि आपके समय के हिसाब से आप बता दो, मैं लैंग्वेज की वर्कशॉप हम चालू कर देते हैं, करेक्ट। एक्टर का कोई जवाब नहीं आया। 7 मैनेजर्स आ गए कलेक्टिव से, 7 लोग आ गए कलेक्टिव से। अच्छा हाँ कि भाई आपने एक्टर को ऐसे कैसे मैसेज कर दिया? मैं कहा क्यों, मेरा एक्टर नहीं, आज तक हम बात नहीं कर रहे थे क्या? तो नहीं आप हमको बताइए। मैं कहा तुमको क्यों बताऊँ, मैं तो उनसे समय पूछ रहा हूँ ना लैंग्वेज वर्कशॉप करने के। और 7 बोला नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और 7 लोग बैठे हुए हैं हर चीज़ डिसाइड करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। मैंने फिल्म छोड़ दी। ये अनुराग कश्यप बात कर रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है, नाम तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े स्टार हैं भाई। तो हाँ, आप बड़े स्टार से कब से डरने नहीं लगे? मैं नहीं डरता हूँ, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजर्स की है। हाँ मगर आप जब नाम लेंगे तभी तो बदलाव आएगा ना। नहीं मैं सिर्फ इसलिए नाम लेना चाहता हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन द पर्सन वाज इन, लाइक यू नो। So you left the film or you left the actor? आई लेफ्ट द फिल्म। You didn't think कि replace कर लूँ एक्टर को? नहीं मैंने बिकॉज क्या है ना कि वो फिल्म के साथ प्रोड्यूसर भी जुड़ा हुआ है, वो भी स्टार के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई थी, मैंने गिफ्ट कर दी। मैं क्या, देखिए प्रोड्यूसर ने भी टाइम दिया फिल्म को। मैंने कहा एक काम करिए, आप ये स्क्रिप्ट लेके दूसरा डायरेक्टर ढूंढ लो। प्रोड्यूसर का था कि यार स्टार के साथ तो ऐसे होता है ना, केटर करना पड़ता है। मैं कहा आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो मैंने प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट गिफ्ट कर दी, आपकी स्क्रिप्ट, आपका स्टार, आप कोई और ढूंढ लो बनाने के लिए, मैं नहीं बनाऊंगा। यानी स्टार्स के साथ काम करके आप खुश नहीं हैं, ये जनरलाइज किया जा सकता है? मैंने रियलाइज किया है कि स्टार के साथ बहुत और चीजें आती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर मैं एनेबलर हूं और मेरे साथ एक प्रोड्यूसर है, हम लोग जब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमें मालूम है हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हम फिर लड़ सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर कोई और है और वो सिस्टम में बिलीव करता है, एंड में ठीकरा तो मेरे सर पे फटेगा ना भाई। यस कल को कुछ गड़बड़ हुई यस तो तुमको थोड़ी ना कोई पूछने वाला है। लोग बोलेंगे कि मैंने आपको लुटवा दिया, तो आप खुद को लुटवाओ। मैं क्यों लुटवाऊं आपको? बतौर प्रोड्यूसर भी आप यही सोचते हैं, बतौर डायरेक्टर भी आपको यही लगता है? दोनों डायरेक्टर भी, बतौर एक्टर भी अपने आप को सबमिट करता हूँ। यू नो, ये एक्टर्स का एंटुराज वगैरह, आप एक्टिंग भी करते हैं, आपका एंटुराज कितना बड़ा है? कौन है? कमल मेरे हैं यहाँ बैठे। तो वो क्या है आपके? वो मेरे घर पे काम करते हैं। तो वो मेरे साथ हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह? नहीं, वो तो क्रू के हिसाब से होता है। हाँ, कभी मेरा हेयर मेकअप वेकअप कुछ नहीं होता। अच्छा, आपका हेयर स्टाइलिस्ट प्रोड्यूसर और उनकी फिल्म का होता है। आप इंडिविजुअल नहीं रखते हैं? मेरा सिर्फ एक वन पर्सन है हु नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ माई फूड एंड हेल्थ एंड कॉफी, नथिंग एल्स। दैट्स माई पर्सन। कोई नहीं होता। हेयर मेकअप जो आप यूनिट का होगा, वो यूनिट का होगा, सब कुछ यूनिट का होगा, खाना भी यूनिट का होगा। यूनिट के खाने में माई पर्सन विल एंश्योर आई डोंट गेट ग्रीसी फूड। चलो वो तो रिक्वायरमेंट सिंपल सा है। सो ही टेक्स केयर ऑफ दैट एंड नो अननेसेसरी डिमांड। अगर नहीं है खाने में ऐसा कुछ, बॉइल्ड एग्स चलेंगे, फ्रूट्स चलेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं। और मुझे ये भी मालूम है ये तेलुगु इंडस्ट्री के इतने बजट होते हैं, तमिल के इतने होते हैं, मलयालम के इतने होते हैं, कन्नड़ के इतने होते हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से पैसे भी होते हैं।
एक प्राइस इम्पोज नहीं होता सबके ऊपर. आपका क्या बजट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे. So thing is, I'm the same person as a producer, same person as an actor, same person as a director. I don't have separate rules for that. क्योंकि फैंटम में आप लोग पार्टनर्स थे. Were you ever a hands-on producer? I was more a creative person. हाँ वही. So a thing was built around me. We were 4 people. We produced 17 movies. I would come in at the stage of script, casting, and editing. Somebody else knew marketing better than me. Somebody else knew release better than me. Somebody else knew how to sell better than me. तो उसमें आप दखलंदाजी नहीं करते थे? मैं बिल्कुल नहीं. मेरी जरूरत जहां पड़ती थी मैं वहीं आता था. इस स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, एडिटिंग. उसके अलावा मैं जो चीज मेरी नहीं है, आई डोंट गेट इन देयर. जो मुझसे ज्यादा अच्छा जानता वो कर रहा है. मुझे ये चीजें पता है. मैं आज भी मार्केटिंग और सेलिंग में नहीं घुसता, बिकॉज समबडी नोज इट बेटर देन मी. तो व्हाई वुड यू वांट टू गेट इनटू इट? आई एम सेइंग वो वैनिटी होती है. वहां मैं नहीं घुसता. बतौर प्रोड्यूसर आपकी 2 फिल्में जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आपको सहनी पड़ी, एंड थोड़ा एलैबोरेट करके बताइए क्या तकलीफें थी ओनली बतौर प्रोड्यूसर. बतौर प्रोड्यूसर एक तो सबसे ज्यादा बिकॉज क्वीन में था, स्टूडियो का फेथ ही नहीं था. अच्छा. किसी का फेथ नहीं था उसमें. सब्जेक्ट में या प्रोजेक्ट में या किस में? फिल्म में, प्रोजेक्ट में. तो ग्रीन लाइट कैसे हुआ? ग्रीन लाइट हो गया. उसके बाद लो कॉस्ट फिल्म थी. अच्छा. उसके बाद सब लोगों का था कि क्या है, फिल्म 1.5 साल ऐसी पड़ी रही. ओह. मैं पहली बार जब फुटेज देखा, मैं हंस रहा था. मैंने कहा ये तो कमाल की पिक्चर है. अच्छा, हंस रहे थे पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव सेंस में. मतलब उन पर हंस रहे थे कि ये लोग? नहीं, मैं फिल्म देख के हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था. एंजॉय कर रहे थे. ओके. तो फिर एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाई आर यू सो हैप्पी, ऐसे इट्स अ वेरी गुड फिल्म. तो मैंने कहा क्या है, तो मैंने कहा मैं करता हूँ. उन्होंने कहा दैट्स द ओनली फिल्म वेयर आई हैव सैट डाउन ऑन द एडिट. आई गॉट द फिल्म फेयर फॉर एडिटिंग. मैंने कहा जो मुझे दिख रहा है वो तो कोई और देख क्यों नहीं पा रहा. उसमें मैं बैठा, मैं एडिटिंग में उसमें मैंने एडिट किया बैठ के जो मुझे दिखा. एंड एंटायर फिल्म वाज बिल्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंगना. हर ओन इम्प्रोवाइजेशंस, हर होल थिंग्स लाइक यू नो. आई सेड ये मुझे दिख रहा था. एक एक्टर का ग्रेट परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस में जो आर्क बन रहा था वो मुझे दिख रहा था. वो किसी और ने नहीं देखा. सब लोग पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे उसमें, मुझे नहीं मालूम. बट उसको 1.5 साल लगे. और जब फिल्म रिलीज हुई, स्टूडियो तक छुट्टी पे चला गया. Because they had no confidence. कॉन्फिडेंस किसी को नहीं था. हाँ. ये रंजन सिंह, सेम रंजन सिंह, हाँ. जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, हाँ. और कंगना, हाँ. इन दोनों ने मिलकर पूरी फिल्म जो है मार्केट किया. मैं तो बॉम्बे वाले शूट करने चला गया था रिलीज के टाइम. इन दोनों ने बैठ के पूरी फिल्म कंधे पे उठा के मार्केट किया. आपके पार्टनर विकास बहल जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें तो कॉन्फिडेंस था? वो भी बॉम्बे वाले के सेट पे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था उनको अपनी फिल्म पर? था, लेकिन वो भी बॉम्बे वाले के सेट पे थे. मतलब ये दोनों लोगों को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था. वाओ. आज भी मुझे याद है उस फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन 85 लाख था. सेकेंड डे 1 पॉइंट कुछ था. यस. फिर धीरे धीरे पकड़ा था. सेकंड फिल्म क्वीन के अलावा जो सबसे डिफिकल्ट फिल्म थी, सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, वो जो हमारी फिल्म आके चली गई, किसी को पता भी नहीं चला. ऑलमोस्ट प्यार, उसका तो नाम अलग था पहले. अच्छा, क्या था नाम? उसका नाम था घनघोर कनेक्शन. अच्छा. हमने वो नाम चेंज करना पड़ा. हाँ. स्टूडियो ने, रिलायंस स्टूडियो था, उन्होंने पिक्चर बीच में छोड़ दी, डंप कर दी. कोविड का टाइम था. कोविड बीच में आया था. और रिलायंस और फैंटम का पूरा इश्यू हो गया था. तो फिल्म बीच में ढप से डंप कर दी गई. फिर वो फिल्म को ख़त्म करना था, क्योंकि मेरे अंदर वो होता है कि 2 न्यू कमर्स का करियर जुड़ा हुआ है, ख़त्म करके बाहर तो डाल ली फिल्म. तो वही एक फिल्म थी जिसमें हमने पर्सनली जो है मेरा सब कुछ लग गया. सो क्वीन एंड ऑलमोस्ट प्यार. हाँ, वो जब फेथ नहीं होता है. और एक ऑपोजिट दिक्कत होती है जब बहुत ज़्यादा फेथ होता है. जब आप सबको, आपके चारों तरफ सबको मालूम होता है व्हाट टू डू टू मेक इट बेटर. सी, इंडस्ट्री की दूसरी प्रॉब्लम है. इंडस्ट्री की दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, होता है बहुत अच्छी, इसको और अच्छी बना सकते हैं,
थोड़ा सा ये कर दे, थोड़ा सा वो कर दे, और वो खराब कर देते हैं। तो ये एक ऑपोजिट प्रॉब्लम भी है, और ये जनरली होती है। आपके साथ किसी फिल्म में हुई अगेन बतौर प्रोड्यूसर? फिल्म में नहीं हुई, ये जनरली स्टूडियो के साथ होती है। ये स्टूडियो के साथ फिल्मों में भी होती है, और ये सीरीज में भी होती है, ये बहुत सारी चीज़ों में होती है। और स्टूडियो में ऐसी क्या बात है कि ये प्रॉब्लम होती है? उनकी इनसिक्योरिटी है, उनको लगता है कोई चीज़ ना बहुत अच्छी, वो उस पॉइंट से आते हैं। सी दे आर, ये वो ज़माना नहीं है जहाँ पे गुलशन राय या जॉर्ज जैसे प्रोड्यूसर हो जो ना पैसा बाजार से इंटरेस्ट पे उठाए या घर मॉर्टगेज कर दें। ये वो ज़माना नहीं जब राकेश रोशन ने खुद गर्ज बनाई थी, सब कुछ मॉर्टगेज करके। और मुझे याद है जब ऋतिक ने मुझे बताया था कि गाड़ी में बाहर बैठी हुई थी फैमिली पहले शो के बाद, कि अगर ये फिल्म गई तो सब गया। पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब नौकरी कर रहा है, और सबकी सैलरी है, और सबकी लाइफस्टाइल है, वो नहीं होना चाहते। क्या है कि एक आदमी रिस्क पे जब डिसीजन लेता है ना, कुछ रिस्क करता है, तो आपको मालूम है वहाँ पे अच्छी फिल्में बनेंगी। ये हुआ था यूटीवी में, एक फेज आया था 5 साल का। उस 5 साल में नई तरह की फिल्में बनी थी। सही बात है। जब खोसला का घोसला, अवंस डे, हाँ, पान सिंह तोमर, ये जब नई नई फिल्में जो बनी थी ना, वो एक 5 साल का फेज था। उस साल के फेज की वजह से बहुत सारी नया सिनेमा जो है क्रिएट हुआ। उसके बाद उसी फेज में मेरी देवडी बनी, तो वो देवडी ना तो उसके पहले बन सकती थी ना आज बन सकती। वो दौर आया, इसलिए वो 5 साल वाला 5 साल वाला दौर आया, पीरियड आया, जो 2013 तक लास्ट किया, उसके बाद खत्म हो गया, चला गया। तो कोई एक आदमी आता है जो रिस्क लेता है, लेकिन वो चले गए। अब अभी क्या है कि जैसे एक आदमी है, निकला है कंपनी से, वो साबुन तेल बेचता है। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक स्टूडियो का हेड बन जाए, और दूसरा लेटर है कि मैं जो है एक दूसरी कंपनी में, वो टेक कंपनी का बॉस बन जाए। उसको लगता है तो ग्लैमर है, वो चूज करके आ जाता है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या है? साबुन तेल बेचना। फिल्म मेकिंग इज द ओनली बिजनेस विच डिफाइज ऑल द लॉजिक्स ऑफ एवरी अदर बिजनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिजनेस भी सबका होता ना, जो सब बिजनेस में, वो फिल्म बिजनेस भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिल्म बिजनेस में हर बिलियनियर फेल हुआ है। सारे कितने कॉर्पोरेट्स आए एंड बंद करके चले गए। हाँ, क्योंकि ये उनका है ही नहीं, एक अलग पैशन से आता है। मैंने जिंदगी में मैं इतनी बड़ी सक्सेस नहीं देखी कभी। अगर मैं सक्सेसफुल फिल्म गिनूं तो लंच बॉक्स एज ए बतौर प्रोड्यूसर, क्वीन, हाँ, देवडी, सुपर 30, देवडी, हाँ, और ऑन अ स्मॉलर लेवल हंटर, NH10, हाँ, हम लोग ने 17 फिल्म बनाई थी उधर, करेक्ट। मैं बहुत कम हमने देखा है सक्सेस, बहुत कम। उड़ता पंजाब on a smaller level, yes. smaller level. Yes. But the thing is, learning is so much over the years कि हमें इतना मालूम है कि चीज़ों को दायरे में रखो, और जिसको नहीं समझ में आता उसे बहस करने का फायदा नहीं है, अवॉइड करो ना, कोई और ढूंढो। बट वो दायरा समझना बहुत जरूरी है, कि अगर मैंने वो दायरा छोड़ दिया ना, तो फिल्म के साथ साथ मैं भी टोटली रिलेवेंट हो जाऊंगा। अगर मैंने अपना दायरा समझा और मैं दायरे में रहा, तो मैं फिल्में बनाता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी सक्सेस इस बात में है कि हम आज भी इतनी सारी फिल्में कर पा रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, करेक्ट, एज ए डायरेक्टर, करेक्ट, एज व्हाटएवर हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दायरे में। अनुराग कश्यप को डर किस बात से लगता है? मुझे उस दिन से डर लगता है कि अगर हमारी फिल्म नहीं बनी तो मैं वो मेरे लिए एपोकैलिप्स है। लोग दुनिया खत्म होने से डरते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मेरी फिल्म नहीं बनी तो आई विल वर्क बैकवर्ड्स, आई विल वर्क हार्डर। बीच में फेज आया था मेरा 3 साल, जब मैं तबीयत भी खराब हो गई थी, मैं इम्प्लोड भी कर गया था, और सब कुछ था कि मैंने सारे अपने अंडे जो ना एक ही बास्केट में डाल दिए थे। एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए मैं काम कर रहा था 4 साल। अनुराग, आपसे बातें करके टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी बाकी है। सो विल टेक अ ब्रेक हियर और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जैसा आप बोले। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड। ये एपिसोड देखने में तो आपको मज़ा आया ही होगा। आई प्रॉमिस यू
the next episode is going to be even more entertaining, even more informative, even more educative.